नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। समेकित कृषि अपनाएं, अधिक आय कमाएं। पशुओं में टीकाकरण करवाएं, रोगों से छुटकारा पाएं। प्राकृतिक आपदाओं और खेती की बढ़ती लागत के कारण आज किसानों को बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। अगर किसान समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती करें तो कृषि के जोखिम को कम करते हुए प्रति इकाई क्षेत्र से अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो ये समेकित कृषि प्रणाली क्या है और इसके फायदे क्या हैं? आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS मलिक से। हमारे प्यारे किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको समेकित कृषि प्रणाली, जिसको अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही लाभकारी है और आज की ज़रूरत है कि कम ज़मीन में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। हमारे किसान भाई तो कृषि प्रणाली अपनाते हैं, किसान भाई हमारे खेती करते हैं, उद्यान की खेती करते हैं, मगर समेकित कृषि प्रणाली से उन्हें बहुत लाभ होगा और दुगुना लाभ होगा। सबसे पहले आप यह जान लें कि समेकित कृषि प्रणाली है क्या। समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेतीबाड़ी से जुड़े दो या दो से अधिक उद्यमों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं और लागत में भी कमी हो। समेकित कृषि प्रणाली किसानों के पास उपलब्ध संसाधनों, बाजार मांग और पूंजी पर निर्भर करती है। यूँ तो इसके बहुत से मॉडल हैं, जिनमें फसल आधारित मॉडल, पशु व्यवसाय आधारित मॉडल, तालाब आधारित मॉडल, वन आधारित मॉडल, बागवानी आधारित मॉडल काफी प्रचलित है। अगर उनके पास फसल के बेस है तो फसल आधारित समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। जमीन कम है, मुर्गी पालन, बकरी पालन करना चाहते हैं तो लाइव स्टॉक बेस ये समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। अगर उनके पास तालाब है तो बत्तख, सांप, मछली पालन समेकित कृषि प्रणाली अपना सकते हैं। झारखंड ऐसा राज्य जहां 30% जंगल है और हमारे आदिवासी भाइयों को पेड़ पौधों से लगाव है, तो उसके बीच भी खेती कर सकते हैं। उसके बीच में है ना, इस तरह का चारा फसल लगाएं जो गाय उस चारा को खाए तो उसकी दूध की आमदनी बढ़े। साथ में इसमें आप है ना औषधि पौधे भी लगा सकते हैं और इसमें कई आज के दिनों में ऑर्गेनिक सब्जी, उसके बेस पर भी आप है ना आधारित कृषि प्रणाली अपना सकते हैं। उसी के किनारे आप मशरूम की खेती करें। बीच में जो भी ज़मीन आपके पास है, चाहे 1 एकड़ है, आधा एकड़ है, उसमें आप है ना ये ऑर्गेनिक कृषि प्रणाली अपनाएं, सब्जी उपजाएं और उसका एक अलग महत्व है, दाम भी ज़्यादा मिलेगा और आज लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं। आम भाषा में कहें कि पुराने तरीकों से खेती करना, जिसमें सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेतीबाड़ी के साथ अन्य व्यवसायों को किया जाता था, एक प्रकार की समेकित कृषि प्रणाली ही है। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से इस प्रणाली को किया जाए तो केवल मुनाफा ही मुनाफा है और ये पर्यावरण के लिए लाभदायक है। अगर समेकित कृषि प्रणाली के आदर्श मॉडल की बात करें तो एक तालाब होना जरूरी है जिसमें वर्षा जल का संचयन हो। उसमें आप बत्तख पालन के साथ विभिन्न तरह की मछलियों का पालन कर सकते हैं। साथ ही इसके पानी का प्रयोग आप खेतीबाड़ी में भी कर सकते हैं और फसलों के अवशेषों का प्रयोग पशुपालन में कर सकते हैं। पशुओं से प्राप्त उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं। इनके गोबर का प्रयोग गोबर गैस बनाने में खाद के रूप में मछलियों के आहार में कर सकते हैं।
तालाब के किनारों पर फल और वानिकी वृक्ष लगा सकते हैं। साथ ही तालाब के ऊपर छोटा सा घर बनाकर मुर्गी पालन, बटेर पालन जैसे कई व्यवसायों को अपना सकते हैं। तालाब आपके पास है किसान भाइयों को, तो तालाब में बत्तख रखें, मछली का पालन करें। मछली में 3 लेयर की मछली, वो मछली रखें जो नीचे की सतह में जो मछली रहती है, जैसे कि है ना मागुर मच्छी, ये आपको निचले सतह में रहती है। बीच वाले सतह में है ना रेहू कतला है, और ऊपर वाले सतह में आपको सिल्वर कार्प है। तो एक ही तालाब से तिगुना आपको उत्पादन होगा। तालाब के मेढ़ के पास अच्छे किस्म का बनाना लगाएं, जो ड्वार्फ वैरायटी है कैवेंडिश लगाएं। आप है ना पपाया भी लगा सकते हैं, अमरूद का वैरायटी लगा सकते हैं। और पपाया में रेड लेडी पपाया अगर आप लगाएंगे तो किसान भाइयों को और ज़्यादा इससे लाभ होगा। इसी तरीके से अमरूद के बीच में भी इंटरक्रॉपिंग जिसको हम कहते हैं वो लगाएंगे तो किसानों को आमदनी। इसका समेकित कृषि प्रणाली का लक्ष्य यही है कि हम किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाएं। और उनकी जितनी भी ज़मीन है, अगर उनके पास आधा एकड़ ज़मीन है तो आधा एकड़ के लिए समेकित कृषि प्रणाली के अपनाएंगे। उसमें वो लिखेंगे कि अगर उनके पास फसल उत्पादन करना है तो फसल उत्पादन करें, उसके बगल में वो पौधा का उत्पादन करें, उद्यान पौधा उसमें लगाएं, फ्रूट्स के पौधे लगाएं। और जो ज़मीन बची हुई है उसमें पोल्ट्री करें, मुर्गी पालन करें। कड़कनाथ आज के दिनों में ज़्यादा फायदे की चीज़ है। मुर्गी तो पालते हैं हमारे किसान भाई, मगर अब देखना है किसान भाइयों की हमें किस में ज़्यादा लाभ होगा, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो फसल लगाएं जिससे उसमें लाभ हो। मधुमक्खी के 5 बॉक्स लगा लेंगे तो उनको है ना उसमें शहद निकलेगा, 40 केजी से 50 केजी उनसे शहद निकलेगा। अगर अच्छी प्योर शहद 400-500 रुपये किलो है तो इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो इसका मकसद ये है समेकित कृषि प्रणाली में कि हम जो भी उसमें हम लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट उसमें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि समेकित कृषि प्रणाली में बाहर से खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इससे जो गोबर, जैसे अगर गाय आपने रखा तो उसका गोबर खाद में काम आएगा। उसी से हम वर्मी कंपोस्ट बना लेंगे, जो बाज़ार में आपको 10 रुपये किलो मिलता है वर्मी कंपोस्ट, वो आप खुद तैयार करेंगे। जब वर्मी कंपोस्ट आप गोबर से बनाएंगे तो आप वर्मी वाष्प भी आप बेच सकते हैं, फिर वर्मी भी बेच सकते हैं, जिसको हम कहते हैं केचुआ खाद, जो आसान से। तो हमारे यहाँ जो मॉडल है उसमें किसान हमारे रह रहे हैं, तो एक किसान परिवार अपने आप को उस जो उनके पास ज़मीन है उसी आधारित समेकित कृषि प्रणाली अपनाए। समेकित कृषि प्रणाली से हम पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। किसान कृषि के विभिन्न उद्यम जैसे मवेशी पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन से किसानों को रोजाना आय प्राप्त हो सकती है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति कर सकता है। समय और क्षेत्र की मांग को जानकर अधिक लाभ कमा सकते हैं और आधुनिक तकनीक के द्वारा उर्वरकों और चारे के अत्यधिक खर्चे को भी कम कर सकते हैं, जिससे हमारी लागत कम और मुनाफा अधिक होगा। साथ ही इस प्रणाली को अपनाकर हम मृदा उत्पादकता को बरकरार रखते हुए बंजर भूमियों का उपयोग और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। समेकित कृषि एक किसान को समृद्धि देने के साथ इस काबिल बनाता है कि वो दूसरों को भी रोजगार दे सके। तो इस तरीके से हमारे किसान भाइयों को जागरूक होना होगा और समेकित कृषि प्रणाली को अपनाने की जरूरत है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश में गाय भैंसों का पालन बहुत से किसान करते हैं, लेकिन ये पशु कई घातक रोगों की चपेट में आने लगते हैं, जिनके इलाज में काफी खर्च हो जाता है। अगर किसान समय पर अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें तो वे अपने पशुओं को इन रोगों से बचा सकते हैं। तो किस प्रकार से कराएं पशुओं का टीकाकरण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे कि दुधारू पशुओं में टीकाकरण। जैसा कि अभी समय है, गर्मियाँ तेज़ हो रही हैं और एक बारिश होने के बाद बहुत से कीटाणु हैं, विषाणु, जीवाणु हैं, वो बहुत तेज़ी से वातावरण में फैलते हैं नमी और गर्मी के कारण।
तो हम किसान भाइयों को अपने दुधारू पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण करने की आवश्यकता होती है और अभी ही उचित समय है। अभी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा रहता है, बीमारी नहीं होगी और बीमारी नहीं होने से उनके उपचार के जो खर्च हैं उनको से कम किया जा सकता है और प्रोडक्शन जो उत्पादन है उसको भी बिना कोई प्रभाव के उत्पादन को हम लोग बरकरार रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इस समय गलघोटू की बीमारी काफ़ी होती है। गलघोटू एक तरह का निमोनिया है और उसमें पूरे लंग्स ख़राब हो जाता है। किसान भाई अक्सर ये देखते हैं कि उनके मवेशी जो हैं वो चर कर बढ़िया से आते हैं, शाम को सुबह में गला फूला हुआ रहता है और घों घों की आवाज़, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो मृत्यु दर बढ़ जाती है। वो उपचार करने का समय उनको नहीं मिल पाता है और तुरंत अचानक मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, वैसे तो ये रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु ये रोग गाय में अधिक पाया जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। और आप कैसे करें इसका उपचार, आइए जानते हैं। इस बीमारी से बचाने के लिए गलघोटू की टीका बाज़ार में उपलब्ध है या सरकारी के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी कराया जा रहा है। तो इसका टीकाकरण गलघोटू का टीका के नाम से उपलब्ध है और इसका छोटे जानवर में 2 ml और बड़े जानवर में 3 ml के सुई मांस में या चमड़ा में देने से हम लोग का 9 महीने तक की प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। इस जो हम लोग का अभी समय है, उस समय में इससे रोग से प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी और वो हम लोग उस रोग से किसान भाई उसको बचा सकते हैं। दूसरा एक बीमारी आता है लंगड़ी बुखार। लंगड़ी बुखार ज़्यादातर ये बैल में या भैंस के प्रजाति जिससे हम लोग के खेतों को जोतने का काम करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है और वो मांस जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर वो कीटाणु ज़्यादा बहुत तेज़ी से फैलता है और वो जो हमारे पुट्ठा के भाग हैं वो वहाँ पर बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत बड़ा घाव कर देता है। एनारोबिक बैक्टीरिया बढ़ती है और वो घाव जो है वो सियाटिक नर्व को दाबता है, जिससे कारण वो चलने में उसको बहुत परेशानी होती है। तो किसान भाई अगर खेती के समय में, ये बरसात के समय में बहुत ज़्यादा होता है खेती के समय में, तो किसान भाई अगर इस बीमारी हो गई तो वो पशु से फिर अपने खेतों में काम नहीं ले पाते हैं। इसलिए अभी उचित समय है कि उसका हम लोग टीकाकरण करा सकें। तो इसका लंगड़ी बुखार कहते हैं। लंगड़ी बुखार का टीके के नाम से उसका टीका उपलब्ध है और उसका हम लोग टीकाकरण कर सकते हैं। अभी ही समय है, उचित समय अभी है जब हम लोग उसका टीकाकरण करें और 15-20 दिन में प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी और जो तो उसका 9 महीने तक उसकी प्रतिरोधक क्षमता रहती है। किसान भाइयों, वैक्सीनेशन कराते समय ध्यान रखें कि 6 माह से कम उम्र के पशु को BQ रोग का टीका न लगाएं और उसके अलावा अन्य पशु को रोग से बचाने के लिए रोगी पशु का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को नहीं खिलाएं और रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनॉइल डालकर सफाई करनी चाहिए। साथ ही चूना का छिड़काव करें और पशु का उपचार पशु चिकित्सक की सलाह पर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। जैसा कि हम पहले बताए, गलघोटू और लंगड़ी बुखार ये दोनों का कंबाइंड वैक्सीन भी मिलता है। तो एक कंबाइंड वैक्सीन देके दोनों का मिला हुआ टीका उपलब्ध है। गलघोटू लंगड़ी बुखार का टीका इसी के नाम से आता है, गलघोटू और लंगड़ी बुखार का टीका। तो उस टीके को हम लोग एक बार दे देंगे तो वो दोनों बीमारी से हम लोग का बचाव हो सकता है और हम ये दोनों बीमारियां जो बरसात में होने की संभावना रहती है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं ICAR केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जोधपुर तथा इसके आसपास रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों में अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई खरीफ सीजन से पूर्व मृदा परीक्षण के लिए 30 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी का नमूना इकट्ठा कर मिट्टी का परीक्षण नजदीकी प्रमाणित एजेंसी या सरकारी कार्यालय से करवाएं। आने वाले दिनों में मध्यम से तेज गति की हवाएं चलने की संभावना है। इस समय भिंडी की फसल में फल छेदक कीट का प्रकोप होने की संभावना है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोपिनोफास 50 EC 1 मिलीलीटर दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और अधिक दूध उत्पादन के लिए इनके आहार में हरे चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक तथा 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु के हिसाब से अवश्य दें। बेल वाली सब्जियों में इस समय तुलासिता रोग होने की संभावना रहती है। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर शाम या सुबह के समय छिड़काव करें। प्रदेश के जो किसान भाई इस मौसम में नए फलदार पौधे लगाना चाहते हैं उनके लिए अभी गड्ढों की तैयारी के लिए अच्छा समय चल रहा है। अतः किसान भाई गड्ढों की खुदाई उचित दूरी पर करें तथा गड्ढों को खोदकर खुला छोड़ दें ताकि हानिकारक कीट और खरपतवार के बीज नष्ट हो सकें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गौराऊ जिला नागौर के कृषक महेश कुमार ने। ये खारे पानी से पॉली हाउस में टमाटर की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हम जो पॉली हाउस में सब्जियां उगाने का जो प्रयोग कर रहे हैं वो उसमें हमने शुरुआत में 2015 में हमने इसकी शुरुआत की थी और शुरुआत में हमने टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च इन तीनों सब्जियों के साथ में हमने प्रयोग शुरू किया था। उसके बाद में हमने 2018 के बाद में हमने सिर्फ टमाटर के ऊपर ये प्रयोग शुरू किया। हमारा उद्देश्य ये था कि एक किसान के पास जिसके पास पानी भी खारा है, ज़मीन खराब है, लवणता है, क्षारीयता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या एक किसान इस तरह का छोटा पॉली हाउस लगाकर उसको अपने आजीविका का एक साधन बना सकता है, उसमें क्या एक सफलतापूर्वक कोई सब्जी या कोई फसल ले सकता है। तो हमने जो प्रयोग किया इनके परिणाम जो मिले हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। इस प्रयोग में हमने 3, 6, 9 विद्युत चालकता के 3 तरह के लवणता के पानी हमने लिए हैं, जिस पानी को हम सिंगल ड्रिप लाइन और डबल ड्रिप लाइन यानी एक बेड के ऊपर सिंगल ड्रिप लाइन है और दूसरी 3 बेड है उनके ऊपर डबल ड्रिप लाइन है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का उपयोग किया गया है। इसमें पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पौधों का विकास तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ पानी की भी बचत होती। और
इसको बेड को हमने प्लास्टिक मल्च से भी हमने कवर किया है। तो इसमें आधा बेड प्लास्टिक मल्च से कवर किया हुआ है और आधा बेड खुला है। तो हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि जो पानी दे रहे हैं सैलाइन वाटर तो है ही है, इस सैलाइन वाटर को भी हम कितना किफ़ायती से सब्जी के लिए काम में ले सकते हैं। यानी कि अगर सिंगल ड्रिप लाइन से ही हमारा उतना उत्पादन आ जा रहा है जो डबल ड्रिप लाइन से आ रहा है, तो हमारा खर्चा बचेगा। 2 पंक्ति जो है अगर हम टमाटर के लगाते हैं तो उससे भी हम अच्छा उत्पादन उसका ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं प्लास्टिक मल्चिंग क्या है। खेत में लगी पौधों की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरीके से ढकने की प्रणाली को प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। तो ये फसलों में किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं। जो प्लास्टिक मल्च है, प्लास्टिक मल्च से हमारा पानी का बचाव होता है। यानी कि जैसे हम बिना प्लास्टिक मल्च कवर के जो हमारे बेड हैं उसमें हम 3 से 4 दिन में एक बार सिंचाई करते हैं। उसी प्रकार हम अगर मल्च वाली बेड की बात करें तो उसमें हम 7 से 8 दिन में एक बार सिंचाई करते हैं। तो इससे हमारा पानी का बचत काफ़ी होता है। जो सैलाइन वाटर दे रहे हैं, लेकिन सैलाइन वाटर को भी अगर हम किफ़ायती से यूज करें तो हम कम पानी में भी उसका अच्छा उपयोग उत्पादन के लिए कर सकते हैं। साथ ही जब हम लवणीय पानी जब दे रहे हैं, लगातार अगर हम लवणीय पानी देंगे तो जो बेड है उनमें पहले साल में थोड़ा लवणता कम डेवलप होगा और दूसरे साल में थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमने प्रत्येक बेड के नीचे 60 से 70 सेंटीमीटर की गहराई पर ड्रेनेज पाइप डाला है। और उसके बाद जैसे ही हमारा ये सीजन ख़त्म होगा, यानी कि एक क्रॉप का सीजन ख़त्म हो जाएगा जैसे अभी, और उसके बाद में हमें ये लगेगा कि भाई अभी जो है मिट्टी की लवणता वो बढ़ गई है, तो उन लवणों को निक्सालन द्वारा यानी लीचिंग के द्वारा बाहर निकालने के लिए हमने वो पाइप दबाए हैं। तो उसको हम जो हमारे पास अच्छा पानी उपलब्ध है, जैसे बारिश का पानी इकट्ठा करके रखते हैं तो वो भी उपलब्ध है, और जो भी हमारे पास अच्छा पानी उपलब्ध है उसको हम इन सभी बेड में पूरा भर देंगे। तो जो मृदा में, जो मिट्टी में जो लवण उत्पन्न हो गए हैं तो वो पानी के साथ में घुलकर और वो उन पाइपों के द्वारा वो बाहर ड्रेन हो जाएंगे, यानी कि बाहर वो निष्कासित हो जाएंगे। तो जो पाइप दबाए हैं इसका उद्देश्य ये था कि हम किस प्रकार से इस पॉली हाउस को टिकाऊ उत्पादन के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये हमारी जो टेक्निक है, ये तकनीक है बहुत ही सफल हुई है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।